हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है पीयूष गोयल जी की। उन्होंने आरबीआई को बोला है कि आप रेपो रेट कट करो। अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करके चले तो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही बोला था कि अभी रेपो रेट का कट करना प्री मेच्योर और रिस्की हो सकता है। मतलब अभी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, सही होने दो, फिर उसके बाद में देखिए क्या करना है क्या नहीं करना। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इन्फ्लेशन रेट भाई बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मतलब अच्छी चॉइस थी अगर देखा जाए तो। बट पीयूष गोयल जी का कहना है कि अभी के टाइम पे जो ये थ्योरी का यूज किया जा रहा है फ्लॉड है। उनका कहना है दिसंबर तक इन्फ्लेशन सही हो जाएगा अपने आप ही, तो रेपो रेट को कम करना चाहिए ताकि इकोनॉमी में पैसा आ सके और बूस्ट आए। अब यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि मुझे हमेशा लगता था कि जो आरबीआई गवर्नर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनसे। अब मुझे इंटरनली पता है कि जो बीजेपी का जो पूरा वर्टिकल है ना वो इकट्ठा एक एक टीम की तरह काम करता है कि अगर पीयूष गोयल जी कुछ कह रहे हैं ना तो सबकी सब टीम वही कह रही होगी। तो अगर पूरा कैबिनेट एक चीज को चाह रहा है और आरबीआई गवर्नर वो नहीं कर रहे हैं, ये भाई सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कैबिनेट जो चाहता है उस हिसाब से ही सारी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है। बट ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो आरबीआई गवर्नर अपने हिसाब से सोच रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सा तरीका सही है, पीयूष गोयल जी वाला या फिर आरबीआई गवर्नर वाला? मेरे हिसाब से आरबीआई गवर्नर का चीज सही है क्योंकि शायद उनको उस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस है। बाकी गवर्नमेंट बैंक्स की बात करके चले तो उन्होंने 45,550 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया Q2 के अंदर। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है भाई, इंटरेस्ट रेट ऊपर है ना, ये रेपो रेट ऊपर चल रहा है, इसके चक्कर में बैंक को इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है, इस चक्कर में उनकी कमाइयां बढ़ रही है। एसबीआई जो है वो पीएसबी बैंक के अंदर 40% कॉन्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट के अंदर अगर हम बात करके चले तो, जो कि एक बड़ा नंबर है। अगली खबर बोर्ड की है तो $500 मिलियन का आईपीओ निकालने वाले हैं। कहा जा रहा है आईसीआईसीआई को एज अ बैंकर उन्होंने चुन लिया है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो जो पोटेंशियल वैल्यूएशन हो सकती है वो $1.5 बिलियन की हो सकती है और जो पब्लिक ऑफरिंग होगी वो 300 से 500 मिलियन के बीच में होगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट जो इनका रेवेन्यू है वो 5% घटता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। लॉसेस देखा जाए तो इंप्रूव हुए हैं और वेरिएबल सेगमेंट के अंदर बोर्ड का जो मार्केट शेयर है वो 27% के आसपास भी है। बट कंपनी लॉस में है। एक जमाना था जब प्रॉफिट की बातें हुआ करती थी, बट अभी लॉस में दिखाई दे रही है। कंपनी ने 2022 के अंदर भी प्लान किया था आईपीओ निकालने का, बट उस टाइम पे मार्केट कंडीशन सही नहीं थी। उस टाइम पे उन्होंने पैसा रेस किया इन्वेस्टर से पीई के थ्रू। $60 मिलियन रेस किया गया था $1.2 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और अभी $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस कर सकते हैं। अगर हम यूनिकॉर्न डील शेयर की बात करके चले तो उन्होंने 167 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं भाई, रेवेन्यू देखो ना कहां से कहां पहुंच गया, मतलब इस लेवल का रेवेन्यू घटा है। हाँ ठीक है, आपके लॉसेस कम होते हुए दिखाई दिए, अच्छा लग रहा है, बट आपने इतना स्केल डाउन क्यों किया है? इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं मेरे हिसाब से। शायद जो पैसा है ना वो ढंग से इन्वेस्टरों से नहीं आ रहा है। इन्होंने $393 मिलियन रेस करे थे जनवरी 2022 के अंदर 1.7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब इनको लग रहा है कि भाई ये ना हो कि हमारा हाल बुरा हो जाए, अभी पैसा तो मिलना नहीं है, इट्स बेटर कि स्केल डाउन कर लो, अभी जो लॉसेस कम करे, इतने पे तो हम लंबा चल सकते हैं। मोटा मोटी मान के चलो इनके पास अभी 2000 करोड़ तो हो गए ना, 2000 करोड़ में से 167 करोड़ चले भी गए तो इतना बड़ा कंपनी के ऊपर धक्का नहीं पड़ेगा। कंपनी के पास में अभी 3-4 साल का 5 साल का कम से कम रनवे होगा, तो हो सकता है स्केल डाउन करने का ये भी रीजन हो। बट अगर बिजनेस एक्चुअली घटता हुआ दिखाई दे रहा है, स्केल डाउन नहीं किया है जान करके, तो भाई दिस इज रिस्की। अगर बर्गर सिंह की बात करके चले तो उनके लॉसेस 6.3x होते हुए दिखाई दिए, 28 करोड़ पे पहुंच गया। भाई आप चार्ट देखो क्या चल रहा है, इनके रेवेन्यूज बढ़े हैं नो डाउट, खर्चे भी बढ़े हैं और लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये स्केलिंग की तरफ चल रहे हैं, बट इनका मार्जिन देखो ना -31% के आसपास है। ये भी अच्छी चीज नहीं है। जहां पर आप फ्रेंचाइजी के ऊपर बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, लोग आपकी फ्रेंचाइजी लेंगे, मतलब वो पैसा कमाएंगे ना। अगर आपकी कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है दिस मींस वो पैसा कमाना चाहता है, और आप ही पैसा नहीं कमा रहे हो, तो भाई ये भी खतरनाक वाला सीन है। दिसंबर 2023 के अंदर इन्होंने $52 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस किया था। उसी के बाद इन्होंने इसको स्केल किया है जो हमको दिखाई दे रहा है। उसी के चक्कर में लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है, क्योंकि पैसा पड़ा है ना अकाउंट के अंदर तो उड़ा तो सकता ही हो। बाकी इसके फाउंडर के साथ में हमने पॉडकास्ट किया था, समझा था किस तरीके से फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम काम करता है। बट इनकी फ्रेंचाइजी पैसा नहीं कमा रही है, तो भाई एटलीस्ट वहां इन्वेस्ट तो अभी करने का तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। उस वीडियो को आप कंसेप्ट समझने के लिए देख सकते हो कि भाई फ्रेंचाइजी का बिजनेस कैसे काम करता है। अगर हम फर्स्ट क्राई की बात करके चले, 63 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया Q2 के अंदर उन्होंने। जो उनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने 26% ग्रोथ रिपोर्ट करी है क्वार्टर बाय क्वार्टर। अगर रेवेन्यू टर्म्स में बात करके चले तो जो लॉसेस है वो भी ऑलमोस्ट 47% के आसपास घटते हुए दिखाई दिए।
बट फिर भी यार कंपनी की वैल्यूएशन देखो ना, मार्केट कैप 27,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं और कंपनी 63 करोड़ के आसपास का लॉस कर रही है। भाई समझ में नहीं आती बात है ना। अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर उनकी एंट्री हो गई है। ये खबर आते ही शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर घुसने का मतलब है लिक्विडिटी बूस्ट आएगा भाई, पैसा लगेगा इनके ऊपर और इनके शेयर प्राइसेस में ऊपर नीचे कुछ आपको फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकती है, जो कि इनके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी क्रेड की बात करके चले तो भाई वो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर भी घुस रहे हैं। कुछ टाइम पहले कुबेरा को खरीदा था ना उन्होंने, उसके बाद में अभी रिसेंटली उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था अपनी सब्सिडरी के थ्रू। तो क्रेड अपने आप को थोड़ा सा भी एक्सपैंड कर रहा है भाई, नाम कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब पैसे कमाने का टाइम आ गया है। फिर भी देखो ना, अगर इतना कुछ करने के बावजूद कंपनी ने 2500 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि 3 गुना होता हुआ दिखाई दिया है। ध्यान से सुनना इस बात को। और जो उनके लॉसेस है वो 41% घटते हुए दिखाई दिए है। वाओ, 609 करोड़ पे लॉस है। फिर भी इतना बड़ा ब्रांड, इतने सबको सिखाया जाता है ऐसे करो वैसे करो, बट बातें डाइजेस्ट नहीं होती मुझे पर्सनली ये वाली ना। अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो वो भी $300 मिलियन रेज कर रहे हैं भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना पैसा कैसे रेज करे जा रहे हैं। अभी कुछ ही महीनों के अंदर $1 बिलियन रेज कर लिया मोटा मोटी। पहले अगस्त के अंदर अगर याद हो आपको तो $340 मिलियन रेज करे थे $5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। जून के अंदर उन्होंने 3.6 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $665 मिलियन रेज करे थे। अभी कहा जा रहा है 300 मिलियन और रेज कर लेंगे यहाँ पर फैमिली ऑफिसेज और अल्ट्रा HNIs है ना उनसे, तो वैल्यूएशन शायद और बढ़ सकती है। मतलब बात कर रहे हैं 3.6 बिलियन, अभी की बात है भाई जून की। अगस्त के अंदर वो 5 हो गई और पता नहीं 6-7 कितनी हो जाएगी। अगर हम बजाज की बात करके चले तो $100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं KTM के अंदर। मजाक वाली बात है भाई, फोकरों की बाइक है मेरे हिसाब से, फुकरे चलाते हैं। अब इंडिया के अंदर जो फुकरे हैं उनका नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद इसलिए बजाज पैसे इसके अंदर लगा रहे हैं। बाकी मैं मजे ले रहा हूँ और मुझे ऐसे रियलिटी में भी लगता है कि KTM फुकरे चलाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी कुकू FM की बात करके चले तो उन्होंने 100 एम्प्लॉइज को निकाला है। 300 स्टाफ है टोटल उनके पास में, उसमें से 80 से 100 एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। रिसेंटली जो इनका रेवेन्यू था वो दुगना होता हुआ दिखाई दिया था, 88 करोड़ के ओर पहुंच गया था, जो कि पहले 41 करोड़ के आसपास था। लॉसेस इनके 96 करोड़ पे थे, जो कि 18% घटते हुए दिखाई दिए थे। उस टाइम पे जब ये खबर निकल के आई थी मैंने बोला था भाई मुझे कुकू FM का बिजनेस नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं वो अब ChatGPT भी कर सकता है, उसके पास ऑडियो वाला ऑप्शन भी आ गया है, बहुत कुछ हो सकता है उसके अंदर। बट लोगों को कहना था कि भाई ऑडियो ही तो उसका सबसे बड़ा मोट है, ये ही तो उनका मोट है। मेरे हिसाब से कोई मोट नहीं है। अगर आपको लगता है मोट है तो आपको शायद ChatGPT ढंग से चलाना नहीं आता है। अगर हम matrimony.com की बात करके चले तो वो मैरिज लोन निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। weddingloan.com करके उन्होंने प्लेटफॉर्म निकाला है। अभी वेडिंग सीजन आ रहा है, यहाँ पर दबा के लोन देंगे भाई। कहा जा रहा है इस वेडिंग सीजन में 6 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। 48 लाख वेडिंग्स हो रही है, जिसमें 30 लाख जो शादियां होने वाली है 3 लाख से 10 लाख के बजट में होगी, और 7 लाख वेडिंग्स होगी जो कि 25 लाख के आसपास की बजट की होने वाली है। सही है भाई, मार्केट सही पकड़ी है उन्होंने अगर देखा जाए तो। बाकी सुप्रीम कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने व्हाट्सएप को बैन करने के प्ली के अगेंस्ट बोला है। भाई क्या बातें कर रहे हो, व्हाट्सएप को बैन करने की बात कर रहे थे भाई, क्योंकि एक पिटिशनर था जिसने कहा था व्हाट्सएप को भाई बैन करो, क्योंकि वो हमारा कॉन्टैक्ट सब कुछ लेता है, हमारे बैटरी के मैट्रिसेस लेता है, हमारे बहुत सारे मेटा डाटा लेता है, इसकी वजह से हमारी प्राइवेसी का नुकसान हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है भाई ये। फिर व्हाट्सएप वालों ने कहा भाई सब कुछ इंक्रिप्टेड है, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारा इतना डेटा यूज नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज थी भाई, क्योंकि आप खुद सोचो ना व्हाट्सएप की बिना जिंदगी कैसे चलेगी आज के टाइम पे। अगर हम स्पॉटिफाई की बात करके चले तो वो यूट्यूब की तरह ही रेवेन्यू मॉडल निकालने वाले हैं, जहां पर आपको रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगी। अभी देखो ना बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पॉडकास्ट डालते हैं, अब स्पॉटिफाई को अगर कुछ करना है तो उनको भी यही करना पड़ेगा, रेवेन्यू शेयरिंग होगा तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कंटेंट डालेंगे, पैसा कमा पाएंगे। बाकी मेटा के थ्रेड्स के अंदर भी अब ऐड चलनी स्टार्ट हो गई है, सही चीज है भाई, ऐड चलाओ पैसे कमाओ। अगर हम ब्रेनेड आर्नल्ड की बात करके चले तो उन्होंने एलॉन मस्क के ऊपर केस कर दिया भाई, क्योंकि उनका जो पब्लिकेशन हाउस है वहां से कंटेंट निकाला जा रहा है बिना कंपनसेशन दिए, बिना कुछ पैसा दिए। तो भाई दिस इज नॉट राइट। एलॉन मस्क कह रहा है भाई दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पता नहीं भाई क्या चल रहा है। एलॉन मस्क सबसे लड़ने के ऊपर लगे हुए। उन्होंने तो ओपन एआई के ऊपर भी केस किया था कि भाई एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, अब प्रॉफिट की तरफ जा रही है। अब उस केस के अंदर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी डाल दिया है। पहले लग रहा था ये शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब डाल दिया उन्होंने, कहा है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट का नाम डालने के बाद इनका कहना है कि भाई आप ना
पूरा कंपटीशन खराब कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंदर पैसा डाल के उसको प्रॉफिट कंपनी बना दिया है। अब कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हो रहा है, जैसे XAI, मतलब इनकी खुद की कंपनी, पता नहीं भाई क्या क्या बोलते रहते हैं, मुझे तो आजकल ये समझ में नहीं आते, मेरे ऊपर से जाते हैं। अगर हम Xiaomi की बात करके चले तो AI स्मार्ट ग्लासेस वो भी निकाल सकते हैं भाई, मजा चल रहा है भाई कसम से। मेटा ने निकाला, अभी रिसेंटली हमने बाइडू की भी खबर सुनी थी, और अब सुनने में आ रहा है कि भाई Xiaomi भी निकाल रहा है। Xiaomi स्केल पे निकालेगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब मैं जो लेना चाहता था, मुझे लगता है मैं Xiaomi का ही ग्लास लूंगा अब, क्योंकि अच्छे रेट के अंदर अच्छी चीज़ इंडिया के अंदर भी आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी वॉरेन बफेट ने डोमिनोज के शेयर खरीदे हैं $549 मिलियन के। खबर आते ही 7% के आसपास शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दिए। देखो सिंपल सी बात यही है, जब कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना, अपने आप शेयर प्राइसेस भागते हुए हमको दिखाई देते हैं। और इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।